एक्सपोर्ट में क्या है कि जीएसटी में, इन जीएसटी एक्सपोर्ट इज इक्वल टू जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है सर। जीरो रेटेड सप्लाई मतलब any tax will not be charged on export, or whatever tax have been charged on the purchase stages will be refunded, okay. So anyhow you will get refund of all the GST of all the stages in export. For example, you are a merchant exporter, Mr. Edward or Mr. Shah, okay. So this is your position, you are here merchant exporter. राइट साइड आपका फॉरेन का बायर है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, कहीं का भी है, उसे आप एक्सपोर्ट में माल दोगे, और आपका यहाँ पे एक बैक साइड में एक सप्लायर में डाल देता हूँ, जो सप्लायर आपसे आपको माल देगा, बराबर। गुड्स कमिंग फ्रॉम सप्लायर एंड गुड्स गोइंग टू बायर, बराबर। और आप यहाँ पे मनी दोगे, यहाँ पे मनी आप सप्लायर को दोगे और बायर आपको मनी देगा, ठीक है, इतना क्लियर है सर। तो अभी जीएसटी में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, तो आप 100 रुपीज में सप्लायर से माल खरीदते हो, और आपकी प्रोडक्ट पे ऑन एन एवरेज 18% जीएसटी लगता है, तो सप्लायर को आप कितने रुपीस दोगे, 118 दोगे ना, बराबर। तो वो 100 रुपीज अपनी जेब में रखेगा, और 18 रुपए है ना गवर्नमेंट में जमा करवा देगा, बराबर। ये तो गवर्नमेंट का ना अमाउंट है, एक मिनट। तो ही मस्ट डिपॉजिट दिस इन द गवर्नमेंट बिफोर द 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। हेलो, आप हो ना एडवर्ड जी साथ में मेरे? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हेलो, हाँ जी सर, एम आई ऑडिबल सर? यस। तो ये एक 18 रुपये अपना गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, ये बताए, ठीक है? बिल्कुल। तो आप किसको दे रहे हो, आप तो सप्लायर को दे रहे हो ना 18 रुपीज। बराबर। सप्लायर मस्ट ऑनेस्टली डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। सप्लायर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। अगर वो डिसऑनेस्ट हुआ, उसने अपनी जेब में भी 18 रुपए रख लिए, 100 तो रखने उसका हक है, 18 भी रख लिए, तो आपको ये 18 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके। मैं आपको ये ड्राफ्ट फिर से बनाता हूँ। मर्चेंट एक्सपोर्टर है और यहाँ पे सप्लायर जी है, तो आपने उसको 100 प्लस 18 रुपये आपका जीएसटी है, वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बनता है। आपने उसको 118 रुपये दिए, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनेगा वो अगर गवर्नमेंट में ऑनेस्टली डिपॉजिट कर देता है, ठीक है सर? बराबर। बराबर। अब फॉर एन एग्जांपल आपके पास 18 रुपए की ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हुई, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक प्रकार का बकेट है, पानी का बकेट है, उसमें आप जितना भी परचेस करते जाओगे ना तो वो मिक्स होता जाएगा। समझ लो एक पानी की बाल्टी है, उसमें आपने एक नदी का पानी डाला, फिर दूसरी नदी का पानी डाला, फिर तीसरी नदी, तो वो सारा मिक्स हो जाएगा। उसमें फिर आप बाइफरकेट नहीं कर पाओगे कि ये कौन सा पानी कौन सी नदी का है। इसी तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होगा सर कि आप एक बार दूसरी परचेज करी, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंप्यूटर का या लैपटॉप परचेज किया या फिर सीएचए का सर्विस परचेज किया, ये गुड्स का आईटीसी था, अब आपका सीएचए सर्विस का इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया 5 रुपए का। फिर फॉर एग्जांपल आपका दूसरा हो गया फ्रेट चार्जेस फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अपने बायर था वो ऑस्ट्रेलिया का था, ठीक है सर? तो ये सारा आपका हो गया 8 रुपया और हो गया, तो टोटल हो गया 13 प्लस 18, तो 13 प्लस 18 होता है करीबन 31 रुपीज आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया। ओके। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सपोर्ट में इसमें कितने रुपए में बेच सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका बायर आपको राजी होता है 200 रुपये में आपको बेचना है, 200 या 250 ले लो, 250 रुपया वो आपको देगा, तो 250 डिवाइडेड बाय 85 करेंगे तो उतना डॉलर्स देगा आपको। 85 का डॉलर का रेट ले लेता हूँ तो आपको डॉलर्स में प्राइस मिलेगी $2.94।
तो आपको 250 रुपीज इज इक्वल टू 85 इंटू 2.94 इज इक्वल टू 250 रुपीज मिला। तो एक एक्सपोर्ट की बेसिक शर्त है कि यू कैन एक्सपोर्ट द गुड्स, यू कैन नेवर एक्सपोर्ट द टैक्सेस। तो आप 200 रुपये पे कोई 250 रुपये पे कोई भी जीएसटी नहीं ले पाओगे बायर से, ठीक है सर? समझ गए। बायर विल नेवर गिव यू एनी जीएसटी। अभी आपके पास दो ऑप्शन है सर, जो 250 रुपये है ना एक्सपोर्ट प्राइस, या तो उस पर पूरा जीएसटी लगाओ, उसे कहते हैं 18% जीएसटी, या तो फिर 0% जीएसटी लगाओ, ठीक है? तो अगर 18% लगाओगे तो 250 का 18 कितना होगा? 50.4 रुपीज होगा। तो वो होगा 50 रुपया 40 पैसा। आया कैसे? 250 इंटू 18%। समझ गए। तो आपको गवर्नमेंट क्या करिए, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। विथ आईजीएसटी मतलब आप एक्सपोर्ट पे पूरा जीएसटी पे करो और पूरा रिफंड पाओ, बराबर। और दूसरा है एक्सपोर्ट पे कोई भी जीएसटी पे मत करो, लेकिन परचेज पे आपका जो 31 रुपीज का, या परचेज की आईटीसी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, परचेज आईटीसी जो हमने पहले पेज पे कैलकुलेट करी वो थी 31। तो आपको वो 31 रुपीज का गवर्नमेंट रिफंड दे देगी। मतलब जीरो रेटेड सप्लाई है तो आपको दोनों तरीके से रिफंड मिल रहा है, या तो 50.4 रुपीज का रिफंड मिल रहा है, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, या तो 31 का रिफंड मिल रहा है। लेकिन आप ये 50 रुपीज बायर से नहीं लोगे, आप ये 50 का पेमेंट कैसे करोगे? आपके पास 50 रुपीज का गवर्नमेंट का लायबिलिटी है, उसमें से 31 रुपीज तो क्रेडिट से पे कर दो, ये 31 वाली आईटीसी कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 50.4 माइनस 31 इज इक्वल टू 19.4 रुपीज। वो आप आपके पास अगर दूसरी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी है कोई दूसरे परचेज की, जो फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स की नहीं है, मतलब मशीनरी की, कैपिटल गुड्स की भी इसके लिए तो यूज कर सकते हो विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के लिए। क्या विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में आप मशीनरी, लैपटॉप, जो भी बिजनेस के रिलेटेड आपकी परचेज है वो सारी इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपके पास दूसरी आईटीसी पड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अदर आईटीसी है, अदर आईटीसी 5 रुपए की, अदर देन दिस ट्रांजेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, ठीक है? समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो वो 5 भी यूज कर लो, तो आपका लायबिलिटी हो गया 19.40 माइनस 5 इज इक्वल टू 14.40 आपको कैश से पे करना होगा, और गवर्नमेंट आपको 50.40 पूरा वापस दे देगी। बराबर। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जिसमें आप एक्सपोर्ट पे भी पूरा जीएसटी लगाते हो और गवर्नमेंट आपको पूरा ही वापस दे देती है। ओके। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया वो है एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी, जिसमें आप 250 रुपये पे कोई जीएसटी पे नहीं करते हो। 250 प्लस 0 आपको गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट पे कोई जीएसटी नहीं देना है। इसे कहते हैं एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। लेकिन आपके परचेज लेग पे जितना भी जीएसटी आपने पे किया था वो आपको रिफंड मिल जाएगा। 31 रुपीज आईटीसी अक्यूमुलेटेड ऑन द परचेज लेग, जिसमें आपका गुड्स का भी आ गया। 31 रुपीज ये लोग अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ये बहुत बड़ा सवाल है, लोगों को सवाल होता है कि 31 रुपीज बैंक में आएंगे, तो ये 31 भी बैंक में आएंगे और 50 रुपया 40 पैसा जो आपने आगे कैलकुलेट किया ना वो भी बैंक में ही आएगा, वो लेजर में नहीं आएगा। लेजर में तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, जब आपने अपने सप्लायर को पैसे दिया। अगर उसने अपने आगे क्या बात करी कि अगर उसने ऑनेस्टली ये 18 रुपये और ऑनेस्टली 5 रुपये और ऑनेस्टली 8 रुपये अगर ऑनेस्टली उसने गवर्नमेंट में जमा करा दिए, तो आपके लिए वो इनपुट टैक्स क्रेडिट बन जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब आपके लेजर में तो आ ही जाता है जब आप परचेस करते हो। फिर हो सकता है आप 2 महीने बाद एक्सपोर्ट करो या 3 महीने बाद एक्सपोर्ट करो। तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी करो। अगर विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया तो 50 रुपया 40 पैसे का पे फुल जीएसटी और पे गेट रिफंड ऑफ फुल 50 रुपया 40 पैसा आईजीएसटी, ठीक है सर। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी जाते हो तो आपको एक्सपोर्ट लेग पे 0 जीएसटी है, परचेज लेग पे जितने भी इस ट्रांजैक्शन के रिलेटेड जीएसटी होंगे ना वो आपको वापस मिल जाएगा। 18 प्लस 8 प्लस 5 हमने गिना था ना, रेट और वो सीएचए सर्विस का, ये गुड्स का है जो आपने 100 रुपये में खरीदा था, तो ये आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो आपको एक एप्लीकेशन करनी पड़ेगी RFD 01, RFD 01 जो जीएसटी पोर्टल पे ही अप्लाई हो जाता है सर। ओके।
और ये वाला जो रिफंड है ना, उसमें आपको कोई रिफंड एप्लीकेशन नहीं करनी पड़ती। देखो मैं आपको विथ पेमेंट ऑफ एलयूटी में दोनों में रिफंड में दिखा देता हूँ। विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी में योर शिपिंग बिल इज इक्वल टू योर रिफंड एप्लीकेशन। ठीक है सर। और अंडर एलयूटी में क्या है, अंडर एलयूटी मतलब कि आपको एक्सपोर्ट लेग पे कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। परचेज लेग का जो जीएसटी वो गवर्नमेंट आपको वापस दे रही है। अंडर एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कहते हैं। विदाउट या एलयूटी दोनों एक ही मतलब है। समझ। उसमें आपको परचेज लेग पे जो जीएसटी होता है ना, वो RFD 01 फाइल करके अलग से रिफंड लेना होता है। इधर मेरे को व्हाट्सएप करो ये RFD 01। हाँ, वो मैं पूरा ये आपका प्रेजेंटेशन एक PDF बना के व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है ठीक है। उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या कहते हो, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट आपका शिपिंग बिल, दूसरा है आपका BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, तीसरा है बिल ऑफ लेडिंग, चौथा है EGM नंबर, वो आपको आइस गेट से मिलता है। EGM नंबर क्या होता है कि सर जो आपका एक्सपोर्ट का शिपमेंट होता है ना, वो इंडिया से बाहर निकल चुका है, उसका फाइनल प्रूफ है। EGM है ना, वो आपको शिपिंग लाइन देती है और वो आइस गेट पे से आपको निकाल सकते हो। EGM क्या होता है कि EGM इज फाइल्ड बाय शिपिंग कंपनी, मतलब जो लॉयड है, मैरेस्क है वगैरह, शिपिंग कंपनी कस्टम्स में फाइल करेगी कि इस शिप में किसका गुड्स गया है, कहाँ जा रहा है। इट्स टाइप ऑफ रेलवे में एक चार्ट नहीं बनता, वो एक चार्ट है। तो एक शिपिंग कंपनी गवर्नमेंट को बोलती है कि देखो ये मेरा ट्रेन का डब्बा है, ये मेरा शिपिंग, ये मेरा जहाज है, ये मेरा वेसल है, वो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इसमें इस बंदे का एक्सपोर्ट का माल पड़ा है। मिस्टर एक्स का इतना सामान है, मिस्टर वाई का इतना सामान है, मिस्टर जेड का इतना सामान है, वो कस्टम्स को बताती है। ठीक है। तो दैट इज द लास्ट प्रूफ दैट गुड्स आर प्रॉपरली एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट EGM आपसे मांगेगी। शिपिंग बिल तो जब आप एक्सपोर्ट करोगे तब आपको अपना CHA दे देगा। बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट आप अपने बैंक से मांगोगे जब आपका बायर आपको पेमेंट दे देता है। फिर EGM आप आइस गेट से, खाली EGM का पूरा सर्टिफिकेट नहीं देना होता, खाली नंबर डाउनलोड करना होता है। वो आइस गेट के ऊपर से सिर्फ आपको शिपिंग बिल नंबर, आपका पोर्ट कोड वगैरह डालोगे तो आराम से डाउनलोड हो जाता है सर। ओके। वो बहुत ही इजी सा मैटर है। ओके। मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे आता है वो आइस गेट में। अभी भी आपको मेरी स्क्रीन तो दिख ही रही है ना सर। आइस गेट पब्लिक इंक्वायरीज लिखने का, यहां पे आएगा डॉक्यूमेंट स्टेटस। फिर डॉक्यूमेंट स्टेटस ओल्ड साइट है ये? गूगल में लिखोगे तो आ जाएगा inquiry.icegate.gov.in। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ओके। ठीक है सर। तो आइस गेट में क्या होगा कि आपको यहाँ से आपको EGM नंबर मिल जाएगा। अभी कुछ एरर आ रही है लेकिन यहाँ से 100% मिल जाएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है सर। ओके। तो EGM मिल गया आपको सर। तो एक्सपोर्ट अंडर LUT में क्या होगा, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा है, लेकिन आपको जो रिफंड देगा ना आपका लोकल GST ऑफिसर देगा। ओके। और इसमें कौन देगा, आपका जो पोर्ट से एक्सपोर्ट किया होगा ना वो कस्टम्स डिपार्टमेंट देगा। उसमें आइस गेट में एक स्क्रॉल जनरेट होता है। ओके। तो विथ पेमेंट ऑफ IGST में आपको 50 रुपया 40 पैसे का रिफंड मिलेगा। मतलब एक्सपोर्ट लेग पे जो एक्सपोर्ट वैल्यू है उस पर पूरा GST लगा के पूरा आपको आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। और इसमें परचेज लेग पे जो आपका 31 रुपीज़ का GST था, 18 + 8 + 5 वो आपको मिल जाएगा रिफंड। लेकिन ये एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST में क्या होता है कि आपका शिपिंग बिल ही आपका रिफंड एप्लीकेशन है। मैं अभी विथ पेमेंट ऑफ IGST में बता देता हूँ, योर शिपिंग बिल इज इक्वल टू योर रिफंड एप्लीकेशन। और आपका जो IFSC कोड है ना वो पोर्ट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब मैं आपको वो भी बता देता हूँ किस तरह से रजिस्टर्ड होना चाहिए, लॉगिन करके ही बता देता हूँ। यहाँ पे अपने लॉगिन करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आएगा माय प्रोफाइल, यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आपको जाना है रिफंड इंसेंटिव। तो रिफंड इंसेंटिव में है ना आपका ये
INAMD4 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कस्टम्स भी अप्रूव्ड है और PFMS भी अप्रूव्ड है। बहुत सारे जो एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ IGST के रिफंड जो अटक जाते हैं ना, वो यहाँ पे PFMS अप्रूव्ड में कुछ गड़बड़ हो जाती है, तब वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑटोमेटिक रिफंड और ऑटोमेटिक ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए आपको ये ध्यान रखना है सर कि आपका IFSC कोड जिस कंसर्न पोर्ट पे से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वहां पे कस्टम्स अप्रूव्ड भी हो और PFMS अप्रूव्ड भी हो। ओके, ठीक है। और बायर से पेमेंट लेने के लिए आपको AD कोड रजिस्टर करना पड़ता है। AD कोड कोई भी एक पोर्ट पे रजिस्टर करोगे ना तो इंडिया के सारे पोर्टों पे अपने आप दिख जाएगा। राइट, ठीक है सर। एक मिनट रुक जाओ, मेरा ना अभी एक AD कोड रजिस्टर्ड है, उस पे वो PFMS भी रजिस्टर्ड है क्या, देख लेता हूँ, है ना। वो मैं सर आपको अलग से देख लूंगा, अभी सर अपने फ्लो में कंटिन्यूटी रखते हैं। मैं आपको एनीडेक्स लेके पूरा देख लूंगा कि आपका क्या रजिस्टर्ड है क्या नहीं रजिस्टर्ड है। ठीक है सर। ठीक ठीक। अब बैंक अकाउंट में यहाँ पे दो ऑप्शन है, ये है बायर से पेमेंट लेने के लिए AD कोड इंडिया के कोई भी एक पोर्ट पे रजिस्टर करोगे ना तो सारे पोर्टों पे अपने आप दिख जाएगा। समझ लो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे IN-MUN-1 पे अप्लाई किया है, तो ICICI बैंक का AD कोड मैं मुंद्रा पे रजिस्टर करता हूँ, अगर वो अप्रूव हो जाता है और अप्रूव हो ही जाता है, मुंद्रा सबसे इजी है। आप कोई भी फॉर्मेट में AD कोड लेटर अप्लाई करोगे जो इसका कस्टम्स का अप्रूव्ड फॉर्मेट है तो आपका मुंद्रा वाले अप्रूव कर देंगे और फिर वो इंडिया के कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी सी पोर्ट, कोई भी ICD, कोई भी लैंड कस्टम स्टेशन से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि AD कोड को है ना उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया है। ठीक है सर, समझिए। अब मैं आपको बता दूं, अब सो फॉर एग्जांपल आपको ICICI के साथ HDFC में भी काम करे तो मुंद्रा पे आप ICICI रजिस्टर कर दो, और से फॉर एग्जांपल आप फॉर एग्जांपल कोचीन सी पोर्ट है तो कोचीन पे आप HDFC रजिस्टर कर दो, तो आपकी HDFC का अकाउंट कोचीन पे, ICICI का मुंद्रा पे रजिस्टर्ड है, तो पूरे इंडिया के कोई भी पोर्ट पे से आप या तो ICICI या तो HDFC में से AD कोड रजिस्टर्ड हुआ माना जाएगा और कहीं से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन उसी एक्सपोर्ट में अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक या GST रिफंड लेना है ना तो आपको बैंक अकाउंट में जाके रिफंड इंसेंटिव में जाके इंडिविजुअली उस हर एक पोर्ट पे आपको IFSC कोड रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने देखो AD कोड से मुंद्रा में अप्लाई किया है सर। हाँ सर, हर पोर्ट के लिए फिर वो बैंक से लेटर लेना पड़ेगा? नहीं, एक बहुत सारे पोर्ट उधार होते हैं और उनका एक जनरलाइज फॉर्मेट आ गया है जो फॉर्मेट पूरे इंडिया में हर जगह चलता है सर। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो हर जगह चलेगा। ओके। अगर आप इंडिविजुअल लेटर लेते हो और आपका बैंक का मैनेजर उतना इजी है तो ठीक है, वो दे देगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ओके। तो IFSC कोड आपका हर एक पोर्ट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आपका ICICI का मुंद्रा पे रजिस्टर्ड है, कोचीन में HDFC रजिस्टर्ड, लेकिन वो पूरे इंडिया में AD कोड सब जगह दिखेगा। लेकिन IFSC कोड है ना, वो ड्यूटी ड्रॉबैक और GST रिफंड लेने के लिए होता है, वो हर एक पोर्ट पे एक ही चलेगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अहमदाबाद एयरपोर्ट है तो वहाँ पे ICICI का ही रजिस्टर्ड है, फिर वहाँ पे मैं HDFC का नहीं कर सकता। और दूसरी बात, आप कोई भी एक शिपिंग बिल फाइल करते हो ना तो वो शिपिंग बिल में आप AD कोड ICICI का डलवा सकते हो और IFSC कोड जो ड्यूटी ड्रॉबैक और GST रिफंड लेने के लिए होता है वो HDFC का या किसी और बैंक का जो उस पोर्ट पे रजिस्टर्ड हो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे, वो वाला भी डलवा सकते हो। ओके, समझ में आया सर? यानी कि अगर आपको से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के साथ बता दूं, कोचीन पे आपने HDFC का रजिस्टर कर दिया, अभी आपको एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल ये है आपका तूतीकोरिन पोर्ट से, ठीक है। तो तूतीकोरिन पोर्ट पे जो आप बायर से उसमें HDFC में पेमेंट लो और ड्यूटी ड्रॉबैक और GST रिफंड में आप शिपिंग बिल फाइल करते समय CHA को बोलोगे मेरा ICICI का ड्यूटी ड्रॉबैक और GST रिफंड विथ पेमेंट ऑफ IGST जो 50 रुपये 40 पैसा है, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया, वो आप रिफंड ले सकते हो। ओके। ऐसा भी पॉसिबल है। ओके। लेकिन तूतीकोरिन पे या तो ICICI रहेगा या तो HDFC रहेगा, मल्टीपल बैंक IFSC कोड के लिए नहीं रहेगा। AD कोड के लिए आपका कोई भी एक पोर्ट पे करोगे, पूरे इंडिया के सारे पोर्टों पे अपने आप ऑटोमेटिकली स्वयंभू दिख जाएगा। ओके। तो ये रहा अपना IFSC कोड रजिस्ट्रेशन करना विथ पेमेंट ऑफ IGST का जो ऑटोमेटिक रिफंड है 50 रुपया 40 पैसा, जो हम पे करेंगे 31 रुपीज़ क्रेडिट से और बाकी का 19 रुपया 40 पैसा हम कैश से या डेबिट कार्ड से पे करेंगे। वो रिफंड के लिए आपका IFSC, PFMS और कस्टम्स अप्रूव्ड होना चाहिए। और इसके लिए एक दूसरी शर्त है, ये इसमें हमारा रोल खास आता है सर। उसमें आपका जो GST रिटर्न है ना,
ये विथ पेमेंट में जीएसटी में दो जगह रिटर्न फाइल करने होते हैं, एक होता है GSTR-1 और GSTR-3B। तो इसमें GSTR-1 में टेबल 6A में दिखाना होता है और यहाँ पे 3.1B में दिखाना होता है। ठीक है सर। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो GSTR-1 है टेबल 6A में, उसमें आपको जो भी रिटर्न भरना है एज पर शिपिंग बिल फाइल करना है। शिपिंग बिल में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। शिपिंग बिल में एक्सपोर्ट वैल्यू है 250 और IGST वैल्यू है 50 रुपया 40 पैसा जो हमने तय किया। ठीक है। तो GSTR-1 में टेबल 6A में यही अमाउंट दिखानी है। कई लोग हैं ना इसमें कुछ कुछ और अमाउंट दिखा देते हैं, इनवॉइस में कुछ और अमाउंट होती है। आपका कमर्शियल इनवॉइस होगा, उसमें हो सकता है कि आपका एक्सपोर्ट वैल्यू कुछ और दिख रहा हो, तो वो लोग डाल देते हैं ना वो अमाउंट, तो फिर आपको रिफंड नहीं आता। आपको GSTR-1 में और GSTR-1 के टेबल 6A में एक्सपोर्ट वैल्यू और GST वैल्यू एज पर शिपिंग बिल ही डालनी है। शिपिंग बिल में लिखा ही होगा, मतलब कि आपको शिपिंग बिल आने के बाद ही GST रिटर्न फाइल करना है। और अगर फाइल कर दिया है तो आने के बाद आप अगले महीने में अमेंड कर दो। तो ये वैल्यू डालोगे ना 250 और 50 रुपया 40 पैसा, तो ही ऑटोमेटिक रिफंड आएगा। और ये 50 रुपया 40 पैसा फिर आपको पे कर देना है। वो पे 3.1B में करना है। जो पेमेंट का रिटर्न है ना वो 3.1B है, मतलब GSTR-3B 3B में 3.1B, वो आपको 3.1B में पेमेंट कर देना है। वो मैंने बताया इस तरह 31 रुपया क्रेडिट से और 19 रुपया 40 पैसा दूसरी क्रेडिट से, या फिर कैश से, नेट बैंकिंग से, अब तो गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट आपका जो इधर आइस गेट में रजिस्टर्ड अकाउंट होगा ना उसमें वो पूरा 50 रुपया 40 पैसा डालेगी। इसी तरह वो जीरो रेटेड सप्लाई हो जाएगा, मतलब इसके एक्सपोर्ट के जो भी फ्लो है पूरे फ्लो में कोई भी GST नहीं लगेगा। मैं आपको फिर से वही फ्लो पे ला देता हूँ। ये ऑस्ट्रेलिया का बायर है, 250 में बेचा, 50 रुपये 40 पैसा, और ये आपका सप्लायर है और आप उसने 18 रुपये लिया, फिर 8 रुपये CHA का, 5 रुपया फ्रेट फॉरवर्डिंग का, फॉरवर्डिंग का तो नहीं, फ्रेट का, और ये गुड्स का। तो ये पूरा 31 रुपया क्रेडिट कहलाएगा। तो 50 रुपया 40 पैसा में से 31 रुपया की क्रेडिट यूज़ कर ली, बाकी 19 रुपया 40 पैसा भी पे कर दिया, और पूरा 50 रुपया 40 पैसा रिफंड मिलेगा। उसे कहते हैं IGST से पेमेंट, एक्सपोर्ट विथ पेमेंट ऑफ IGST। और दूसरा मोड है वो एक्सपोर्ट अंडर LUT है। एक्सपोर्ट अंडर LUT में क्या होगा सर, आपको एक्सपोर्ट लेग पे कोई भी GST पे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। परचेज पे और CHA की सर्विस पे जो 18, 8 और 5 लगा था वो 31 रुपया आपको एक अलग से रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, वो हम आपको फाइल करके देंगे। वो हम आपको फाइल करके देंगे और वो आपको रिफंड मिल जाएगा सर। ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन है, ठीक है ना? ठीक है, पूछिए सर। अब जी ये LUT जब मैं लेता हूं तो LUT को, ये बायर को अगर मैं ये LUT दिखाऊंगा तो इसको भी टैक्स बिगर पेमेंट कर सकता हूँ क्या, कि भाई इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब टैक्स? वो वाला प्लान पे मैं आता हूँ। 1 मिनट सर, एक बाजू में कॉल चल रहा है, उसको खत्म हो जाता हूँ। ठीक है सर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये आपको जो बताया ना वो उसमें आपको आपका बायर है ना वो आपसे फुल GST ले रहा है। अब तीसरे प्लान पे आते हैं। हाँ, ये आपने अच्छा बोला, प्लान जिसमें आपका सप्लायर है ना, जो आपको 18 रुपये ले रहा था ना, वो 18 की जगह 0.1% ही लेगा, बराबर। तो फिर क्या होगा कि आपको 250 पे 0 लगाना कंपलसरी हो जाएगा, मतलब उसमें आप 18 रुपये लगा ही नहीं सकते, नहीं लगा सकते, लिया ही नहीं। मतलब तो वो अंडर LUT, मतलब विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, विदाउट यहाँ पे विथ कर दिया मैंने, विदाउट करना है, विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरी भी क्रेडिट पड़ी होगी, उसे आप एनकैश ना कर लो। विदाउट IGST मस्ट, कंपलसरी है।
उसमें क्या होगा, आपका सप्लायर आपसे पूरा जीएसटी लेगा ही नहीं, सिर्फ 0.1% में माल देगा, मतलब 100 रुपए पे 10 पैसा, बराबर 10 पैसे, और आपको वो 90 दिन के अंदर अंदर वो गुड्स एक्सपोर्ट कर देना जरूरी है। अब इसकी स्कीम में बहुत दूसरी 2-3 डिटेल्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें मेन डिटेल्स क्या है कि जब आप अपने सप्लायर को, लोकल सप्लायर जिससे माल ऑब्टेन करते, उसको परचेस ऑर्डर जो दोगे ना, वो सप्लायर अपने जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि हे जीएसटी ऑफिसर, मेरे को एक बंदा मिला है जिसका नाम कल्प है या फिर राजू है या मोहन है, जो भी है, जो मेरे से गुड्स परचेस करके 90 दिन के अंदर एक्सपोर्ट कर देना चाहता है, तो मैं उससे पूरा जीएसटी नहीं लगाऊंगा। ऐसा अब मुझे ऐसा आप अलाउ करो, उसको अलाउ नहीं करना है, लेकिन अपने को उसको इन्फॉर्म करना जरूरी है, कोई परमिशन नहीं लेनी है, तो वो उसके इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। फिर हम उसको सप्लायर से माल लेंगे, फिर अपने 90 दिन में एक्सपोर्ट कर देंगे। फिर अपना जो शिपिंग बिल होगा ना, शिपिंग बिल कौन फाइल करेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर फाइल करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट कौन कर रहा है, मर्चेंट एक्सपोर्टर कर रहा है। तो उसके शिपिंग बिल में आपको आपका शिपिंग बिल यानी कि मर्चेंट एक्सपोर्टर के शिपिंग बिल में आपको जो शिपिंग बिल किसका होगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब आपका होगा, बराबर, उसके अंदर जीएसटी नंबर डलवाना जरूरी है। ओके, किसका, सप्लायर का, बराबर, सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका इनवॉइस नंबर डलवाना जरूरी, मतलब कि ये प्रूव होना चाहिए कि ये जो माल एक्सपोर्ट हो रहा है वो मैंने 0.1% पे इस सप्लायर से खरीदा था, और उस सप्लायर का नाम में जीएसटी, उसका जीएसटी नंबर, उसका नाम, उसका इनवॉइस नंबर, जिस इनवॉइस के अंतर्गत उसने मुझे माल बेचा था, वो मैं शिपिंग बिल में अपने सीएचए से डलवा रहा हूँ। तो वो प्रूव हो जाएगा कि जो 90 दिन में एक्सपोर्ट करना था वो हो गया है। ओके, तो उसमें रिस्क क्या रहेगा कि आपको है ना शिपिंग बिल उस सप्लायर को देना पड़ेगा। ओके, तो लेकिन उसमें आप कमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है वो आप हाइड भी कर सकते हो। ओके, कमर्शियली, ऐसा सर्कुलर में ही लिखा है, कमर्शियली सेंसिटिव चीज क्या क्या होती है, क्लाइंट का डिटेल्स, हाँ, तो क्लाइंट का डिटेल, क्लाइंट नेम, फिर एक्सपोर्ट प्राइस भी शायद कमर्शियली सेंसिटिव होगी, क्योंकि समझ लो आपको वो 100 में दे रहा है और आप 250 में बेच रहे हो, तो उसको भी लालच जगेगी ना कि अब तू मुझे 100 नहीं, तू मुझे आज से 150 देगा, तो उसे आप हाइड कर सकते हो। ओके, ऐसा सर्कुलर में लिखा है, मैं आपको सर्कुलर खोल के दिखा देता हूँ। आपको मेरी पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? ये 0.1% का सर्कुलर है। स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर सकते हो क्या? अब दिख रही है सर स्क्रीन? स्क्रीन तो हाँ ठीक है, अब हुई फुल स्क्रीन सर? रुको फुल कर देता हूँ, एक दूसरे तरीके से कर देता हूँ। नो वरी सर, अभी इसमें दिख जाएगी। हाँ ये रहा, अब दिख रही है सर? हाँ। तो सबसे पहले देखो इसकी टर्म्स कंडीशन पूरा सर्कुलर पढ़ते हैं कि रजिस्टर्ड सप्लायर सेल सप्लाई द गुड्स टू द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट ऑन अ टैक्स इनवॉइस, मतलब आप सप्लायर हो, 100 रुपए में माल आपको दे रहा है, तो वो टैक्स इनवॉइस के तहत देगा, बिना इनवॉइस के ये काम करना अलाउड ही नहीं है। ओके, ठीक है, और आपको वो 90 दिन में एक्सपोर्ट कर देना है, वो भी मैंने आपको बोल दिया। आप यहाँ पे रजिस्टर्ड रिसिपिएंट हो, ठीक है, तो रजिस्टर्ड रिसिपिएंट मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर, बराबर, shall export the said goods within 90 days from the date of issue of invoice। ओके, फिर नेक्स्ट है कि आपको सप्लायर का जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर आपके शिपिंग बिल में डलवाना है। द रजिस्टर्ड रिसिपिएंट मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर shall mention indicate the GST number of the registered supplier जिसने आपको 0.1% में माल दिया, and the tax invoice number of the registered supplier in respect of the said goods in the shipping bill or bill of export as the case may be। उसका जीएसटी नंबर और इनवॉइस नंबर डलवाना है। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, जीएसटी नंबर प्लस टैक्स इनवॉइस नंबर जिस इनवॉइस के अंतर्गत उसने अपने को माल दिया है, बराबर। और आपके पास आरसीएमसी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जैसे फीओ है, फिर
अपेड़ा है, एग्रीकल्चर में अपने पास है, अपेड़ा है और फसाई भी। फसाई फसाई एक आरसीएमसी नहीं है, अपेड़ा हाँ अपेड़ा एक आरसीएमसी। आप गूगल में लिखिएगा एनेक्सर 2T, मैं आपको बता ही देता हूँ, एनेक्सर 2T ऑफ डीजीएफटी, हाँ 2T। ठीक है, ये अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन, कपड़ों के लिए एपरल प्रमोशन, केमिकल के लिए कैमेक्सिल, कारपेट के लिए कारपेट कैस्यू, फिर कैपेक्सिल, कैपेक्सिल इस सारी प्रोडक्ट के लिए है। ठीक है, अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है। समझ गया। तो अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन में जब डील कर रहे हो ना, तब आपको फीओ की आरसीएम से लेनी होती है सर। ओके। लेकिन जब आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन में काम कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल टी में काम कर रहे हो, तो टी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन लेना है और टी बोर्ड का आरसीएम से लेना है। ओके। स्पाइस, लेकिन हालांकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी है जिसमें भले ही आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो भी फीओ लीगली लॉ में तो लिखा है, लेकिन जब एक्सपोर्ट करते हैं तब वो लोग मांगते ही मांगते। तो ऐसी प्रोडक्ट है अपेड़ा, फिर स्पाइस बोर्ड के सारे स्पाइसेस, फिर टी बोर्ड की टी, कॉफी, टोबैको, ये सारे जितने भी बोर्ड है ना। और एक है कैपेक्सिल, जब आप कोई मिनरल्स या मिट्टी वगैरह एक्सपोर्ट करते हो ना, तो कैपेक्सिल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया। और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में कभी कभी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आरसीएमसी मांग लेते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन में बिजनेस करते हो जब, और आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस तय नहीं होता है, तब आप फीओ ले सकते हो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फीस है 9,440 पर ईयर। लेकिन पर फाइनेंशियल ईयर है। अगर समझ लो आज हो गई 31 दिसंबर, आज भी लोगे ना तो सिर्फ जैन, फेब और मार्च 3 महीने चलेगा। समझिए। ठीक है, ऐसा फीओ में है। अपेड़ा में तो जिस दिन से लोगे उस दिन से पूरे 5 साल की वैलिडिटी मिलती है। ओके। तो अपने क्या थे, वो सर्कुलर पढ़ रहे थे, सर्कुलर पे आ जाते हैं। आरसीएमसी होना जरूरी है। द रजिस्टर recipient shall place an order on registered supplier for procuring goods at concessional rate, and copy of the same shall also be provided to the jurisdictional tax officer of the registered supplier। वो मैंने आपको बता दिया। पीओ है वो आपके सप्लायर के जीएसटी ऑफिसर को देना है। ठीक है, और ऐसी भी दूसरी बाकी बातें हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई आपको या तो आपके एक मिनट हो, या तो आपके वेयरहाउस पे गुड्स लाने हैं, या तो फिर डायरेक्ट आईसीडी पे, या फिर एक्सपोर्ट जो पोर्ट है मुंद्रा वगैरह पे माल डायरेक्ट भेजना है उधर। ठीक है सर। ओके। आप अपने रजिस्टर्ड वेयरहाउस, मतलब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड जगह है, वहां पे भी ला सकते हो। ओके। ऐसी सारी बातें हैं सर। उसमें आपको ईजीएम नंबर भी देना पड़ेगा सप्लायर को। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, यहाँ पे आपको ईजीएम नंबर सप्लायर को देना पड़ेगा आइस गेट से निकाल के। समझ गया। अभी अपने को वो हाइड कैसे करने का है, वो किधर लिखा हुआ है? हाइड तो सर देखो, मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये एक शिपिंग बिल है, उसकी प्रिंट लूंगा, फिर उस पे उतना पार्ट काट सीजर से, कैंची से या ब्लेड से कट कर दूंगा। ओके। फिर उसको स्कैन कर दूंगा। देखो सॉफ्टवेयर से भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन हाइड करने के बाद क्या होता है पता है, वो सॉफ्टवेयर से हाइड होता है तो उसी सॉफ्टवेयर से या फिर कोई दूसरे जादूगरी सॉफ्टवेयर से अनहाइड भी हो सकता है। तो ऐसा रिस्क क्यों लेने का, बराबर है कि नहीं? तो ये है सर एक्सपोर्ट में जीएसटी कैसे काम करता है। इन अ नटशेल 3 रास्ते हैं आपके पास। तीनों रास्तों आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप 0.1% पे खरीदते हो तो एक्सपोर्ट में आपको अंडर एलयूटी, मतलब विदाउट जीएसटी, 250 प्लस 0 पे निकालना कंपलसरी है। जब आप पूरा 18 रुपया पे करके करते हो तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 250 पे 50 रुपया 40 पैसा लगाओ, पे फुल रिफंड फुल ऑफ 50 रुपया 40 पैसा। और तीसरा ऑप्शन है 50 प्लस 0। 50 पे कोई जीएसटी मत लगाओ, लेकिन जो 18 रुपया और बाकी 5 या 9 जितने भी परचेज लेग पे जितना भी आपका सर्विसेज और
गुड्स यूज हुआ है उसका आप रिफंड ले सकते हो। यहाँ पे है ना एक लिमिटेशन है, आप कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं ले सकते। मतलब जो बार बार यूज होने वाली मशीनरी है, बार बार यूज होने वाला लैपटॉप है, उसकी जो आईटीसी है उसमें आप रिफंड नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करते हो ना, तो आपको ये कैपिटल गुड्स का आईटीसी भी 50 रुपया 40 पैसा पे करने के लिए यूज कर सकते हो। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक ठीक। और उसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी मैंने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं क्या क्या एक मुद्दे देख लेते हैं एक बार। आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? अब फुल हो गई स्क्रीन? यस यस। हाँ, अभी कई कई एक्सपोर्टर क्या करते हैं सर कि इनवॉइस नंबर और जो इनवॉइस नंबर है ना, कमर्शियल इनवॉइस में कुछ और दिखाते हैं और जीएसटी का रिटर्न भरते हैं ना, जीएसटीआर 1 टेबल 6A और 3.1 भी, उसमें इनवॉइस नंबर अलग अलग दिखाते हैं, वो मत कीजिएगा। सेम इनवॉइस नंबर जो आपके कमर्शियल इनवॉइस में वही शिपिंग बिल में होना चाहिए और वही जीएसटी रिटर्न में होना चाहिए। बराबर। और वही जो शिपिंग बिल में जो आईजीएसटी वैल्यू है, आईजीएसटी अमाउंट है, वही वैल्यू अपने को डालनी है। बराबर। एक मिनट हो सर। फिर रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जरूरी है। मतलब एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी करोगे या अंडर एलयूटी करोगे, रूल 96 बी में ऐसा बताया गया है कि आपको रिफंड इसीलिए दे रहे हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हो। बराबर। अगर फॉरेन एक्सचेंज जो आरबीआई की लिमिट है उसके अंतर्गत आप नहीं लाते हो तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और मिल गया है तो इंटरेस्ट समेत आपको वापस देना पड़ सकता है। ओके। फिर ये आपको बता दिया, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफ आईएफएससी कोड होना चाहिए। और विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का जो रिफंड है ना, कस्टम्स डिपार्टमेंट प्रोसेस करेगा, अंडर एलयूटी का आपका लोकल जीएसटी ऑफिसर प्रोसेस करेगा। ओके। और पीएफएमएस पोर्टल भी मैंने आपको बता दिया। ईजीएम एरर आती है कई कई बार रिफंड में, तो वो ईजीएम एरर भी आप अपने सीएचए के थ्रू सॉल्व करवा सकते हो। ओके। और जब आप गवर्नमेंट को आपको कुछ देना है ना, तब गवर्नमेंट आपका रिफंड विथहेल्ड कर लेती है, मतलब नहीं देती है। मतलब मेरे को आपको कुछ देना है लेकिन ऑलरेडी मेरे को आपसे पहले कुछ लेना भी था, तो मैं क्यों दूंगा जब तक आप पहले वाला मुझे नहीं दे देते। मतलब आउटस्टैंडिंग टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी हो आपका कोई, या फिर आपने एक्सपोर्ट जो किया हो कस्टम एक्ट के वायोलेशन में किया हो, या फिर आपका रिस्की एक्सपोर्टर हो, तब आपका विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का रिफंड है वो अटक जाता है। तो वो पूरा टेक्निकल मैटर है, उतना डिटेल में हम नहीं चर्चा करेंगे। रिस्की एक्सपोर्टर का अगर चला भी जाता है तो वो अलग से पूरा मुद्दा है, वो यहाँ पे अभी चर्चा नहीं करते। फिर एक मिनट हो सर। हाँ, एलयूटी है ना, वो आपको ऑनलाइन फाइल करना होता है, वो बहुत ही इजी सा ऑटो अप्रूव्ड प्रोसेस है। एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी में मैंने बताया ना आपको, एक जीएसटी के पोर्टल पे जाना है, यूजर सर्विसेज में जाना है, वहाँ एक ऑप्शन आएगा फर्निश एलयूटी, 2 साक्षी, दो विटनेस का नाम लिखो, उसका अता पता लिखो और ऑक्यूपेशन लिखो, ऑटोमेटिक आपको आपका एलयूटी नंबर मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। ओके। और जो आप एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी करते हो ना, उसमें आपको रिफंड फाइल करने की टाइम लिमिट है 2 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ शिपिंग बिल। ओके। 2 साल के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट के अंदर रिफंड का RFD 01 फाइल कर देना। जैसे मैंने आपको बताया, देखो एक्सपोर्ट में 2 है, विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अंडर एलयूटी। अंडर एलयूटी करते हो तो आपके पास अंडर एलयूटी में भी 2 ऑप्शन है, आपने जो खरीदारी करी पूरे जीएसटी से पे करी, या फिर 0.1% से करी। अगर 0.1% से करी तो भाई आपको एलयूटी में एक्सपोर्ट करना कंपलसरी है। फुल जीएसटी पे कराए परचेस पे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो 50 रुपया 40 पैसे में जाओ, या तो फिर परचेस का 31 रुपीज रिफंड लो। ये 0.1% भी बाद में रिफंड आता है कि नहीं आता? आता है, वो भी आता है, लेकिन वो 0.1% जिनके लिए बड़ा हो जाता है, समझ लो आप 100 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो 100 करोड़ के लिए 0.1% भी 10 लाख रुपया होता है। बराबर।
ठीक है सर। हाँ, फिर है। एक दूसरी बात, हम सेम डे पे एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी और सेम डे पे अलग अलग दूसरा शिपिंग बिल फाइल करके एक्सपोर्ट अंडर आईजीएसटी भी कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी किया तो एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी नहीं कर सकते, दोनों ही कर सकते हो। ठीक है सर। ओके। अभी एलयूटी अपने को हर शिपमेंट के लिए बनाना पड़ेगा कि एक ही साल में एक बार बनाना पड़ेगा? साल में एक ही बार बनाना पड़ेगा। और आप बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने पूछा सर। आप एलयूटी एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद से फॉर एग्जांपल अभी दिसंबर में चल रहा है, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, एलयूटी बनाना भूल गए, तो आप मार्च के पहले पहले बना सकते हो, 31 मार्च के पहले। मतलब एलयूटी में डिले चलेगा, इट इज द प्रोसीजरल डिले, नथिंग, कोई बड़ी बात नहीं हो गई। लेकिन एलयूटी का जो सॉफ्टवेयर है ना, जीएसटी में एलयूटी फाइल करने का जो ऑप्शन है वो इस करंट ईयर का 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। मतलब साल खत्म हो गया, फिर आप एलयूटी 31 मार्च के पहले सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अभी दिसंबर, आज डेट है 31 दिसंबर, अगर मैं आज एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एलयूटी में ही एक्सपोर्ट करता हूँ, एलयूटी फाइल करना ही भूल गया तो चलेगा, लेकिन वो एलयूटी मुझे 31 मार्च 2025 के पहले पहले फाइल कर देनी पड़ेगी। और मोस्ट ऑप्शन अच्छा है कि आप अगले साल का भी एलयूटी अभी से फाइल कर सकते हो। ओके। मतलब पूरे साल आप पूरा एक फाइनेंशियल ईयर एडवांस में चल सकते हो। बराबर। अभी चल रहा है 31 दिसंबर, तो मैं 31 दिसंबर 2024 है, आज साल का लास्ट डेट है, रात में लोग पार्टी करेंगे वो अलग बात है, लेकिन मैं आज 24-25 का एलयूटी फाइल करूंगा और आज मैं, मेरे पास टाइम है तो 25-26 का भी एडवांस में फाइल कर दूंगा। ऐसा क्वाइट पॉसिबल है। तो एलयूटी के रिफंड में क्या है, नो जीएसटी ऑन एक्सपोर्ट लेग, रिफंड ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज लेग, जो हमने देखा था 18+8+4, फाइल RFD 01 ऑन जीएसटी पोर्टल सेपरेटली, सबमिट प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट BRC EGM शिपिंग बिल, रिफंड प्रोसेस बाय योर सिटी जीएसटी ऑफिसर, रिफंड ऑर्डर इन मैक्सिमम 60 डेज। ओके, ठीक है सर। और इसी में हमारी एक्सपर्टाइज है सर, हमारा एक ही लोगो है सर। छोड़िए ना लीगल चिंता, अपनाइए ना आपका अपना लीगल साथी legalsahayata.com। मैं अपनी वेबसाइट दिखाना चाहूंगा सर, ये हमारी वेबसाइट है और हमारी सर यूट्यूब चैनल भी है, तो आप उसे हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जाए सर। ठीक है सर। ठीक है। On same day you can file export with payment of IGST and under LUT। अब मेरे को तुम्हारा कॉस्टिंग जरा बताओ, क्या बेस्ट कॉस्टिंग में कर सकते हैं? वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में, तब तक ये पूरा प्रेजेंटेशन देख लेते हैं सर, बराबर। हाउ विल एक्सपोर्ट बी ट्रीटेड अंडर जीएसटी। देखो ये उनके जीएसटी जब नया लॉ आया था ना, तभी उन्होंने एक FAQ डाला था, ऑल एक्सपोर्ट्स विल बी डीम्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। एंड जीरो रेटिंग का मतलब क्या था, एक्सपोर्टर हैज द ऑप्शन आइदर टू एक्सपोर्ट अंडर LUT without payment of IGST and claim refund of ITC, or pay IGST by utilizing ITC or cash at the time of export and claim refund of IGST paid। वो हमने ऑलरेडी डिटेल में चर्चा कर दिया है। जब LUT में एक्सपोर्ट करोगे, नो GST ऑन एक्सपोर्ट सेल्स लेग, क्लेम रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड ITC ऑन परचेज लेग, इनपुट सर्विसेज। Once you apply refund, your electronic credit ledger will be debited by an amount equal to refund। और इसका फॉर्मूला है मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा, वो अभी हम इतना डिटेल में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन अगर LUT फाइल करना भूल गए तो LUT का जो फाइल करना भूलना वो छोटी मिस्टेक है, प्रोसीजरल पार्ट है, तो उसको कंडोन किया जा सकता है 31 मार्च से पहले। और इसमें इतने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, GSTR 2B, Annexure B, जो परचेस के जितने भी इनवॉइसेस होंगे ना, उसका एक हम एक्सेल शीट बनाएंगे और एक्सेल पे से उस PDF बनाएंगे, उसे कहते हैं Annexure B। फिर शिपिंग बिल, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, ये सारा एक्सपोर्ट अंडर LUT में आपको अपलोड करना पड़ेगा रिफंड लेते समय। ठीक है। और GST के रिफंड की ये कुछ प्री कंडीशन है हमने बताई थी, आपके पास GST नंबर होना चाहिए, GSTR 1 और 3B, जैसे मैंने बताया 1 में 6A और 3.1B इन GSTR 3B फाइल होना चाहिए। और आपको एक पूरा इस तरह से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, EGM नंबर, EGM डेट, फिर BRC बैंक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सारे अपलोड करने पड़ेंगे। मतलब जितने भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव है, चाहे ड्यूटी ड्रॉबैक, रोड टैप या GST रिफंड, उसका एक ही मकसद है कि आप डॉलर लेके आओ,
इकोनॉमी को मजबूत करो, क्योंकि डॉलर है मतलब कि फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, डॉलर, पाउंड, यूरो, यन है, इट इज द ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और रिफंड होने के लिए आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। जीएसटी में एक ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन का। हाँ, यहाँ पे कैपिटल गुड्स का अंडर एलयूटी रिफंड नहीं मिलता, विथ पेमेंट में मिल जाता है। ये ठीक है। ये यहाँ पे लिखा देखो, जीरो रेटेड का क्या मतलब है? गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्टेड शैल बी रिलीव्ड ऑफ जीएसटी लेविड अपॉन आइदर एट द इनपुट स्टेज और द फाइनल स्टेज। तो ये सर मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन है। आपको कभी भी कोई भी रिफंड के रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो आप हमें ही कॉल कर सकते हो, और हम आपका सर पूरा एनुअल रिटर्न भी अच्छे से फाइल कर सकते हैं सर। ओके। एनुअली हम आपको पैकेज दे सकते हैं सर। तो पैकेज कितना रहेगा उसके लिए ना मैं हमारे जो पार्टनर है ना पृथ्वी भाई, उनसे बात करा लूंगा, लेकिन वो आज वो GSTR 9 और 9 से की लास्ट डेट है, इसलिए थोड़ा डिटेल में आपसे बात नहीं कर पाए। नेक्स्ट ईयर में बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर मतलब कल बात कर लेंगे, कल या परसों बात कर लेंगे सर। परसों। हाँ, बराबर ना सर। डन। और इसमें क्या है सर, हमारा एक्सपोर्ट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जीएसटी का करते हैं या सिर्फ पोर्ट रजिस्ट्रेशन का। एक्सपोर्ट का सारे कंप्लायंसेस देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन, फिर आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन, डीजीएफटी का कोई भी मैटर हो गया तो सारा हम संभालते हैं सर। ओके। आपका सालाना आईईसी भी एक्टिवेट रखना पड़ता है, साल में एक बार आईईसी का अपडेट करना पड़ता है डीजीएफटी की वेबसाइट पे, वो भी करते हैं सर। ओके। मतलब छोटा छोटा पूरा ध्यान रखते हैं सर ऐसा। ओके, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको अभी कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो सर। नहीं, मैं समझ चुका हूँ। मेरे को अभी सिर्फ प्राइसिंग भेजो एक अच्छा वर्कआउट करके, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी सर।